अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला फ़िरदौस न्यू जर्सी से बात राहिला के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक़्त मैं यहाँ मौजूद हूँ अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान में गोया रात हुआ ही चाहती है, लेकिन माहौल ऐसा खूबसूरत बनने वाला है कि आपको आज यकीनन बहुत देर तक जागकर इन खूबसूरत अशार को सुनने का मौका मिलेगा, खूबसूरत बातों को सुनने का मौका मिलेगा, जिसके साथ-साथ आपकी जो रात ढलती जाएगी तो और खूबसूरत हो जाएगी। जी हाँ, अगर अल्फ़ाज़ बैक वक़्त किसी शायर, नसर निगार, सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और लोगों के ज़हनों को एक साथ अपने सहर में जकड़ने की कोशिश करें, तो जिस शख्सियत का नाम ज़हन में आता है, वो मुनफ़रिद शख्सियत कोई और नहीं, असर हाज़िर की आवाज़ आतिफ़ तौक़ीर है। जी हाँ, आवाज़ और अल्फ़ाज़ के आहंग से जगमगाएँगे आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में आतिफ़ तौक़ीर जो है जर्मनी में और आपकी मेज़बान मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और आज के इस प्रोग्राम में आतिफ़ के अल्फ़ाज़ की खुशबू और आवाज़ का ज़ेर-ओ-बम इस प्रोग्राम में शामिल हुआ तो बस मज़ा ही आ जाएगा और आपको पता है कि आज के इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहने वाले हैं अपने मेहमान जनाब आतिफ़ तौक़ीर को और इनकी बातचीत होगी तो सारा तारुफ़ खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़, कैसे मिज़ाज राहिला? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए? हमेशा अच्छी रहिए और हमेशा इसी तरह खूबसूरत अल्फ़ाज़ की खुशबू दुनिया भर में फैलाते रहें। आपकी पहचान आपके अल्फ़ाज़ हैं और अल्फ़ाज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं और लोगों के दिलों में घर करने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि जो शख्सियत हमारे साथ ऐसे खूबसूरत कामों में शामिल होती हैं, उनका तारुफ़ क्या होता है। अच्छा जी, आपके बारे में एक बात बड़ी मज़े की है, जब आपसे मुलाकात हुई यहाँ न्यूयॉर्क में मेरी और उस मुलाकात के दौरान ख़ास बात ये थी कि आपकी और हमारी शख्सियात में कुछ बातें कदर मुश्तरक भी थी और उनमें सबसे मज़े की बात ये थी कि आप और हम गराई हैं, यानी कि ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ है हमारा और साथ-साथ ये देखिए कि हमारा और आपका ताल्लुक़ रेडियो टेलीविज़न का भी है, हमारा और आपका कराची में। ताल्लुक़ बज़्म तलबा का भी है, हमारा और आपका ताल्लुक़ इस बात से भी है कि हमने अपने शहर, मुल्क से हिजरत की है। जी, शहर कराची कराची। कराची शहर से। जी, शहर बिल्कुल। कराची हमारी पहचान और हम न्यू जर्सी आ गए, अमेरिका आ गए और आप चले गए जर्मनी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी शख्सियत के तो बहुत सारे पहलू हैं ही, लेकिन बहुत सारी बातें आपसे खुद से जानेंगे, तो ही मेरा ख़्याल है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप चकवाल से और शहर कौन-सा माशाल्लाह माशाल्लाह चकवाल जिसमें कि पाकिस्तान के लातादाद लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान से रहा है। आपके वालिद का ताल्लुक़ भी फ़ौज से था और वहीं से आप दुनिया भर में जो सफ़र करते हैं इसके हवाले बन जाते हैं कि जी आपने पाकिस्तान के कौन-कौन से शहरों में गए आप क्योंकि आपको कराची जाने का मौका मिला और कराची में ही आपने मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की और मास्टर्स किया, उसके बाद पढ़ाई करते रहे, माशाल्लाह। फिर उसके बाद आपने रेडियो और उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स, मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किया और आखिर में जियो राज टीवी से होते-होते आपने वहाँ पर रेडियो अपना कराची इसकी बुनियाद रखने में भरपूर किरदार अदा किया। माशाल्लाह आपके तारुफ़ के इतने हवाले हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस-किस चीज़ को हाइलाइट किया जाए। लेकिन आपकी जो सबसे कमाल की बात है, आप एक ज़बरदस्त व्लॉगर हैं, आप एक ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर हैं, आपका ताल्लुक़ आवाज़ की वजह से होने से आप वॉइस ऑफ जर्मनी तक जा पहुँचे। तो ये जो इतना सफ़र है, इतनी कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि शख्सियात का हवाला और उनका कद जो है, उनका काम इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि वो मतलब इतनी कम टाइमिंग के अंदर किस तरीके से अपने आप को इतने सारे शोबों में मनवा सकते हैं। तो आपकी जो इतनी सारी बातें हैं, इसमें ख़ास बात है आपकी शायरी और नसर नगारी भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि शायरी के हवाले से पहले बातें करें। तो जनाब, आपकी बातचीत से हमने जो आगाज़ करना है वो शायरी का हवाला ही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप बताइए मुझे कि आपके कौन से एहसासात थे, कौन-सी बात थी जिसने आपको शायरी की दुनिया में ला खड़ा किया? देखिए राहिला, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, आपने जो जितने भी हवाले मेरे गिनवाए, वो सब हवाले पेशा-वराना नौइयत के हैं। यानी वो अ, शा यानी शायरी के अलावा जो भी मेरा हवाला है, वो मेरा हवाला पेशा-वराना है। शायरी वो वाहिद हवाला है मेरा, हुँ, जिससे मेरा ताल्लुक कभी पेशे का नहीं रहा और दूसरा अहम बात कि वो वाहिद शय है जो मैंने सीखी नहीं है, हुँ, कि इब्तिदा से मेरे साथ चलती रही है। मैं अमूमन कोई भी काम करता हूँ, तो कुछ अरसे बाद में मुझे लगता है कि बस मैं मज़ीद नहीं कर पाऊँगा इस काम को।
तो इसलिए मैं वो जो आपने जितनी जहतें बताई हैं वो इसलिए हैं कि मैं किसी भी काम में मेरा बहुत दिन तक मैं भूखे ठहर नहीं रहना सकता हूँ। मुश्किल है। लेकिन शायरी वो वाहिद इलाका है जिसके साथ मैं पहली सांस से लेके अब तक हूँ, और उससे भी ज़्यादा अहम बात है, मुझे मालूम भी नहीं है कि बगैर शायरी के भी इंसान कैसे हो सकता है। यानी मुझे मालूम ही नहीं है कि इसके बगैर ज़िंदगी कैसी होगी मेरी। वाह! तो मुझे याद है कि स्कूल में जाते हुए, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, 4-5 बरस की उम्र में, हुँ, तब भी मैं अशार मुख्तलिफ शुअरा के पढ़ता हुआ जाता था, और जहाँ-जहाँ अ, वो गज़ल या नज़्म ख़त्म हो जाती थी, मैं खुद उसमें इज़ाफ़ी अशार कहता-कहता स्कूल जाया करता था, स्कूल से आया करता था। वो हुँ, रास्ता मैं इसी तरह काटा करता था। और तब से लेके आज तक ये शेर का सफ़र मेरा कभी नहीं रुका है, ना इसमें कुछ तब्दीली या तहरीफ़ हुई है। हुँ, बाकी सारे हवाले, वो वीलॉगिंग हो, कि वो सहाफ़त हो, या वो ब्रॉडकास्टिंग हो, या वो आवाज़ की दुनिया हो, ये सारे वो हवाले हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से या रोज़गार की वजह से मुझे करना पड़े, हुँ, पेशा वराना नौइयत के। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा हवाला नहीं है जो जिसको मैं कहूँ कि मेरी शनाख्त का हवाला है। मुझे अपनी हुँ, शनाख्त हमेशा बतौर शायर ही अज़ीज़ रही है। उसकी वजह ये है कि मैं अगर सहाफ़ी भी हूँ, तो मैं इसलिए हूँ कि मैं शायर था। हुँ, अगर मैंने व्लॉगिंग भी की है, तो मैं इसलिए की है कि मैं शायर था। यानी मैंने शायर होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। हुँ, यानी वो बातें जो आम नस्र-निगार नहीं कर सकता, मैं शायर होने की वजह से वो सब कहता रहा हूँ। और लोग इसीलिए वो जो जो मार्जिन है शायर को जो दिया जाता है, वो मुझे देते रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में यही मोहब्बत थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक मैं पहुँच गया, मेरी बात भी पहुँच गई। लेकिन बुनियादी तौर पर शायरी ही वो वाहिद जगह है जहाँ पर मैं अपना प्राइड लेता हूँ। अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि एक तरफ तो आप जो है वो ग़ज़ल कहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप अपनी ख़ास तरह की शायरी की वजह से पहचाने जाते हैं और आपकी शायरी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मुहर्रिकात नज़र आते हैं। आप एक तरफ हसास मौज़ूआत को लेकर जब बातचीत करते हैं, तो दूसरी तरफ मोहब्बत और इश्क के लतीफ़ पैराए में भी खुशबू बखेरते हैं। तो अज़राए तफ़न्नुन, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? नहीं, मेरे ख़्याल में एक फ़र्द, एक इंसान के कई जहतें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख़्स एक ही जहत में कह रहा है। हुँ, देखिए, बहुत सारे शायर हैं जो, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि शायरी मेरा रोज़गार कभी नहीं रही है। हुँ। शायरी मेरा हमेशा से शायरी आपका एहसास का इज़हार है। मेरे वजूद का हिस्सा रही है। हुँ, मैं बचपन से, क्योंकि मैं इब्तिदा से मुझे मालूम भी नहीं कि पहली साँस के बाद से मैंने शेर कहना कब शुरू किया। हुँ, मुझे इब्तिदा से ही मेरे साथ है शायरी। हुँ, तो इसलिए मेरा मसला ये है कि शायरी चूँकि मेरे साथ रही है, और शायरी से मेरा ताल्लुक रोज़गार का नहीं बल्कि साँस का रहा है, इसलिए मेरे लिए ये अहम नहीं रहा कि शायरी किसी एक जहत पे हो। मुझे मुझे जो गुफ्तगू करना होती है, मैं वो गुफ्तगू शायरी में करता हूँ, मिसाल के तौर पर। मुझे अगर फ़लसफ़े की बात करना हो तो भी, मुझे सियासत पर अपनी राय देना हो तो भी, मुझे मोहब्बत पर अपनी बात करना हो तो भी, वो हुँ, सब एक शायर के एहसासात ही हैं। हुँ, तो तज़ाद की इसलिए बात कोई नहीं है, क्योंकि एक शायर एक फ़र्द है, और हुँ, एक फ़र्द या एक फ़नकार वो रियासत से, माशरे से, समाज से या इंसानों से कटा हुआ नहीं है, वो हुँ, उनका हिस्सा है। वो हुँ, जो देखता है, उसे लिख देता है। हुँ, और उसमें उस लिखते हुए वो कोई कोई इल्हामी बात तो कह नहीं रहा। वो एक फ़र्द की राय है, एक फ़नकार की, एक आर्टिस्ट की राय है। जिसकी बुनियाद सरासर मोहब्बत है। वो सियासत पर भी गुफ्तगू करेगा, तो वो मोहब्बत की बुनियाद पर करेगा। हुँ, वो अफ़राद पर तनकीद भी करेगा, तो मोहब्बत की बुनियाद पर करेगा। वो इस्लाह का उसका पहलू यही है कि अगर एक फ़र्द है, वो देखता है कि मेरे आस-पास कोई चीज़ ठीक नहीं है, हुँ, तो उसके दिल में ये ख़्याल पैदा होना कि ये चीज़ ठीक हो जाए, उस मोहब्बत की बुनियाद पर है, जो हुँ, वो अपने समाज से, अपने लोगों से, या अपने वजूद से, या मोहब्बत से करता है। हुँ, बेशक। अच्छा आपका एक बहुत खूबसूरत मैंने शेर जो है वो आज जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि उसे आज पेश करूँ। वैसे तो मैं आपसे ही सुनना चाहूँगी। तेरी आवाज़ की किरणों से तसव्वुर रोशन, तेरी आवाज़ की किरणों से तसव्वुर रोशन, फूल निकले कि तेरे जिस्म से खुशबू निकले, शोभदागर तेरी आगोश तलक जा पहुँचा। शोभदागर तेरी आगोश तलक जा पहुँचा, तेरे पहलू से कई और भी पहलू निकले। इतना खूबसूरत ख़्याल है और मैं ये सोचती हूँ कि अल्फ़ाज़ वो हैं जो हमारी सोच की बुलंदी को ज़ाहिर करते हैं और हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं।
अगर अल्फाज की ये आगही हासिल हो जाए तो हमारा ख्याल हमें यकीनन उरूज तक ले जा सकता है, और जहाँ से अल्फाज तख़य्युल के रास्तों से अपने सफ़र की मंजिल तक पहुँचते हैं, वहीं ज़िंदगी के हर राज को हम नेहा से अयां कर सकते हैं। तो आज हमारे बात से बात राहिला के साथ में मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही कोई पसंदीदा अपनी गज़ल हमारे देखने और सुनने वालों के लिए पेश कीजिएगा। जी, मैं एक गज़ल के चंद शेर आपकी नज़र कर देता हूँ। इरशाद। ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, हुँ। लेकिन ये बात कोई बता तक नहीं रहा। आहा! क्या बात है। ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, लेकिन ये बात कोई बता तक नहीं रहा। सजदे, यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। सजदे, यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। पागल हमारे पास खुदा तक नहीं रहा। सजदे, यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। पागल हमारे पास खुदा तक नहीं रहा। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है, वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है, वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है, वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। शायद इसे लगी है मोहब्बत की बद्दुआ, एक पेड़ है कि छाँव घटा तक नहीं रहा। एक पेड़ है कि छाँव घटा तक नहीं रहा। इसे सुने कि एक वक्त था कि खा गया हर जख्म के निशान। एक वक्त था कि खा गया हर जख्म के निशान। एक जख्म है कि वक्त को खा तक नहीं रहा। एक जख्म है कि वक्त को खा तक नहीं रहा, वाह जी वाह! लेकिन ये बात कोई बता तक नहीं रहा। शुक्रिया। वाह, वाह! क्या बात है जी, वाह जी वाह! ज़बरदस्त, क्या बात है। और जनाब ये जो खूबसूरत अशार आपने पेश किए, ये यकीनन हमारी शायरी और इश्क के हवाले से होने वाली इतनी खूबसूरत ख़यालात का इज़हार है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने नाज़ुक एहसासात के मालिक हैं, इतने प्यारे अंदाज़ में अपना ख़याल पेश करते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि इंसान को अपनी ज़ात से इश्क होता है? क्या ये जो कहते हैं अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफ़साने हैं? देखें, पहली बात तो ये हमारे यहाँ ये जो इश्क का लफ्ज़ है ये बहुत आमियाना अंदाज से इस्तेमाल होता है। इश्क में ज़ात बहुत पीछे रह जाती है। मज़े की बात ये देखिए कि इश्क अगर आपको किसी और फ़र्द से हो जाए, तो उसकी ज़ात और अपनी ज़ात के दरमियान फ़र्क भी मुश्किल हो जाता है। जो लोग खुदा के इश्क में पड़ जाएँगे, वो आपको अनल हक़ कहते हुए मिलेंगे। जी। जो लोग इश्क इश्क के देखिए ना हमारे यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, खुलूस है, उनसियत है, अपनाइयत है, बेशुमार हम असल में फ़र्क नहीं कर पा रहे होते। इश्क तो एक अलग किस्म का माहौल है। जी। इश्क में अगर आप पड़ जाएँ, तो फिर तो आपके लिए आपके मामलात ही मुख्तलिफ हो जाएँगे। तो अगर किसी शख्स को इश्क है, तो फिर वो ज़ात है या नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद इससे बहुत आगे मावरा हो चुका होता है। हुँ। मुझे मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि वो अपनी ज़ात इश्क को अगर किसी शख्स को अपनी ज़ात से इश्क है, तो इस सूरत में भी वो ज़ात बहुत पीछे रह जाएगी। अगर वो वाक़ई इश्क करने लग गया अपनी ज़ात से, हुँ। तो अपनी ज़ात से ही उसे खुदा भी मिल जाएगा, अपनी ज़ात से उसे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए हुँ। हर चीज़ काइला हर चीज़ दायरे में ही है। आप जिस भी तरफ जाएँगे, वही दायरा आप हैं और वही दायरा खुदा भी है। क्या बात है! आप जब हद पे पहुँचते हैं, अपनी ज़ात की भी हद पे पहुँचेंगे, आगे खुदा ही मिलेगा आपको। बेशक। इसलिए ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किस तरफ निकले हैं। आप इल्म की तरफ निकलेंगे तो भी। हुँ। हत्ता कि यकीन कीजिए राहिला कि कई लोग जो ज़रूरतों की नज़र हो जाते हैं, जो सिर्फ़ ज़रूरतों के पीछे भागते हैं, वो भी जब दौड़ते, दौड़ते, दौड़ते थक जाते हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हुँ। वहाँ भी उनको आगे खुदा ही मिलता है। क्योंकि क्या खुदा की सारी ज़रूरतें तो हैं नहीं, खुदा तो बेशक। ज़रूरत का मावरा है। इसी तरह आप इल्म के रास्ते पर निकल पड़ें। इल्म की इंतहा हैरानी है।
वहाँ पर भी आपको आगे खुदा ही मिलेगा। क्या बात है! अगर आप इश्क के रास्ते पे चलेंगे तो वहाँ पर भी आप, तो मसला ये है कि आप कहीं भी निकलेंगे, आखिरी सवाल आपके सामने यही होगा, और ये सवाल खुदा के होने या ना होने से भी मावरा सवाल है, और वो ये कि आप आखिर में उस हैरानी पे पहुँच जाएँगे, जो किसी भी सम्त में चलें आप, ज़रूरत की सिमत में या इश्क की सिमत में या इल्म की सिमत में, वो हुँ, हैरानी आपको बता देगी कि आगे खला है। उस खला को आप या तो पुर कर दें खुदा के वजूद से, या आप उस खला में भटकते रहें, लेकिन वो खला है आगे। हुँ। आपने खला की बात की है, तो हमारे यहाँ अमूमन जो है वो शायरी इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत का अहाता करती है। क्या आप समझते हैं कि यही इज़हार की मेराज है? क्या जदीद साइंसी उलूम शायरी का मौज़ू नहीं हो सकते? और नए मौज़ूआत पर शायरी करना क्या शायरों के लिए अदब की खिदमत का हवाला नहीं बन सकता? बनना चाहिए। देखिए, मैं मेरे ख़्याल में फिर समझ लीजिए, देखिए शायर समाज से कट कर शायर नहीं होता। हुँ, अगर एक शायर है और उसका मसला सिर्फ़ उसकी ज़ात के एहसासात हैं या इश्क है, हुँ, तो ठीक है, उसका मामला है ये। लेकिन जो बड़ी शायरी होगी, वो सिर्फ़ उस सूरत में होगी जब एक शायर बतौर फ़नकार समाज के सारे मौज़ूआत से जुड़ा हुआ होगा। उसका जी, जो कंप्लीट वर्क है, वो ग्रैंड होगा। हुँ, उसमें सब कुछ होना चाहिए। हुँ, उसमें उसकी ज़ात से मुताल्लिक सवालात भी होना चाहिए, उसके इश्क से मुताल्लिक, उसकी हिस्सियात से मुताल्लिक, मगर साथ ही साथ समाज से मुताल्लिक, हुँ, फ़लसफ़े से मुताल्लिक, हुँ, तारीख़ से मुताल्लिक, वो हुँ, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक जो कंप्लीट शायर है या कंप्लीट फ़नकार है, हुँ, वो होता ही तब है, जब उसकी उसकी ज़ात के तमाम तर एंगल्स एक फ़र्द की तरह समाज से भी जुड़े हुए हों, तारीख़ से भी जुड़े हुए हों, वो बेगाना ना हो फिर। वो लापरवाह ना हो, हुँ, बेपरवाह हो लेकिन लापरवाह ना हो। लापरवाह ना हो। हुँ। अच्छा, अब क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये जो आपका तज्ज़िया है इस हवाले से, तो मज़ीद मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि किताब और अपनी ज़बान की अहमियत, यानी उर्दू ज़बान की अहमियत और मज़ीद ज़बानों की भी अहमियत, अगर आपको उनसे मोहब्बत है, तो हमें लफ्ज़ों की दुनिया में और अदब की दुनिया में इनसे कैसे ज़िंदा रख सकते हैं? देखिए राइला, ज़ुबान सिर्फ़ तब ज़िंदा होगी या रहेगी, जब उसमें 2 उन्सुर बाक़ी रहेंगे। शायर या अदीब या सहाफ़ी या फ़नकार ये ज़ुबान नहीं बचा सकते। हुँ, शायर शेर कहते रहेंगे, अदीब लिखते रहेंगे, फ़नकार अपना-अपना उस ज़ुबान में इज़हारिये पेश करते रहेंगे। लेकिन ज़ुबान सिर्फ़ तब बचेगी, जब गली में लोग उसे बोलते रहेंगे। इसके हुँ, अलावा ज़ुबान नहीं बचती। आम अफ़राद सड़कों पर बचाते हैं ज़ुबान, मोहल्लों में, गलियों में, थड़ों पर बचती है ज़ुबान। हुँ, थड़ों पर, गलियों में, मोहल्लों में ज़ुबान बोली क्यों जाएगी? इसके लिए 2 उन्सुर दरकार हैं। नंबर 1, ज़ुबान में इल्म होना चाहिए। नंबर 2, ज़ुबान में रोज़गार होना चाहिए। यानी वो ज़ुबान जो आपको इल्म दे सके और उसी ज़ुबान में आपको रोज़गार मिल पाए, हुँ, वो ज़ुबान बाकी रहती है। बाकी ज़ुबानें मस्नूई तौर पर ज़िंदा रखने की कोशिश की जाए, संस्कृत मिसाल के तौर पर, हुँ, बड़ी कोशिश की गई उसको ज़िंदा रखने की, लेकिन ज़िंदा रह नहीं पाई, क्योंकि लोग, आपने इब्तिदा में जब लोग बोल सकते थे, आपने लोगों को बोलने नहीं दिया। शूद्र कह के और उनको कम ज़ात कह के उन्हें संस्कृत से दूर कर दिया। हुँ, अच्छा किया भाई, दूर कर दिया, लेकिन अब संस्कृत नहीं बचेगी। बिल्कुल, संस्कृत पंडितों के यहाँ नहीं बचेगी। ब्राह्मण नहीं बचाएगा संस्कृत को। संस्कृत गली में, मोहल्लों से जब आपने निकाल ली, वो ज़ुबान नहीं बचेगी। उसी तरह लातीनी ज़ुबान, लैटिन जो है, हुँ, उसके साथ भी मामला यही है। जब आपने इसको गली मोहल्लों से निकाल दिया, तो सिर्फ़ वो एकेडमिक्स के यहाँ रहेगी, लेकिन ज़ुबान खत्म हो जाएगी। तो इसी बिल्कुल, तरह उर्दू ज़ुबान भी, बदकिस्मती हमारी ये है कि इस ज़ुबान में एक ख़ास हद तक इल्म और एक ख़ास हद तक ही रोज़गार मिल रहा है, और जितना मिल रहा है उस हद तक ये ज़ुबान बची हुई है। लेकिन अगर इस ज़ुबान के अंदर दुनिया के तमाम जदीद उलूम हों, तो फिर, और दुनिया के तमाम तर रोज़गार इसमें मिल सकता हो, एक, या पाकिस्तान में आला तरीन रोज़गार सिर्फ़ उर्दू की बुनियाद पर मिल सकता हो, तो फिर तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। मैं बेशक। पंजाब में चकवाल में पैदा हुआ, मैंने घर में पोठवारी ज़ुबान सीखी। हुँ, जब मैं स्कूल में गया, तो मेरे सामने एक अजनबी ज़ुबान थी। हुँ, मैंने कहा, "साहब ये कौन-सी ज़ुबान है?" उन्होंने कहा, "जी उर्दू।" हुँ, मैंने कहा, "जी पोठवारी क्यों नहीं?" उन्होंने कहा, "जी पोठवारी में हमारे पास इल्म नहीं है।" हमने कहा, "जी अच्छा उर्दू सिखा दें।" हुँ, जब हम 10वीं में पहुँचे, तो आगे एक और ज़ुबान थी। हमने कहा, "साहब अब ये कौन-सी ज़ुबान है?" उन्होंने कहा, "जी अंग्रेज़ी।" हमने कहा, हाँ, "जी उर्दू क्यों नहीं?" उन्होंने कहा, "जी उर्दू में हमारे पास अब इल्म नहीं है, अब अंग्रेज़ी सीखें।" कैलकुलस
कैलकुलस आपको या फिजिक्स आपको या कॉस्मोलॉजी आपको या केमिस्ट्री आपको, वो आपको अब आगे अगले दर्जे की जो वो है वो आपको अंग्रेजी में सीखना पड़ेगी। तो मामला ये है कि इस तरह हमारे बच्चों की ना मादरी ज़ुबानें ठीक हैं, ना उर्दू ज़ुबान उनकी ठीक है, ना अंग्रेज़ी ज़ुबान उनको आती है। हमारे यहाँ किसी भी शख्स से वो ख़राब उर्दू बोल रहा होगा, ख़राब अंग्रेज़ी बोल रहा होगा और अपनी मादरी ज़ुबान भी या कौमी ज़ुबान जो है अपनी, जो पंजाबी है या वो सिंधी है या वो भी गलत बोल रहा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि ज़ुबानों में बुनियादी ज़ुबानों में इल्म होना चाहिए, इन कौमी ज़ुबानों में इल्म होना चाहिए, जो नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए फिर हमें ये उनसुर हैं जो जिन पर हमें गौर करने की तवज्जो देने की बहुत शदीद ज़रूरत है। अच्छा जी, बात ये है कि आपकी शायरी की किताब जैसे कि मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर रद, पहले ही ये रद जो मतलब है इसका मतलब ये है कि इनकार कर रहे हैं, आप उस चीज़ से आप मनफ़ी सोच रखते हैं। रद क्यों? आपने अपनी इस किताब का नाम रद क्यों रखा है और इसमें जो है वो आपका जो ख़याल है, वो किस चीज़ को आपने बुनियाद बना के उसको पेश किया है? पहली बात तो ये जो मनफ़ी है, ये है क्या? और मुस्बत क्या है? ये सब रिलेटिव बातें हैं। मामला ये है कि डिफायंस यानी इनकार करना, ये इसलिए भी आम है कि जब तक इनकार होगा नहीं, उस वक़्त तक आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे नहीं। याद रखिए कि इख्तिलाफ़ इस कायनात की बुनियादी इकाई है। अगर ये इकाई ना हो और ये इब्तिदा से चली आ रही है। हाँ। इनकार वहाँ से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। अगर ये ना हो, तो कुछ भी ना हो। मिसाल के तौर पर अगर इनकार ना हो, तो इब्लीस भी नहीं हो। अगर इनकार ना हो, तो आप जन्नत में ही पड़े रहें, आपका इंसानियत का पूरा सफ़र ही ना हो। ये इनकार ना हो, आपने कहा ये फल नहीं खाना और आपने खा लिया। जब आप ये जो डिफायंस है, ये चीज़ों को बढ़ा रही है और मुझे लगता है कि खूबसूरत बना रही है। तनव्वुर या इख्तिलाफ ये चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। हमें असल में हम जिस माशरे में हैं, वहाँ हमें इख्तिलाफ सिखाया नहीं गया। इख्तिलाफ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शख्स के किसी भी नोशन पे सवाल उठा दें। तो ये क्यों बुरा है कि अगर मैं आपकी बात पर अब इससे इख्तिलाफ करता हूँ या इत्तेफ़ाक नहीं करता, तो इसमें बुराई क्या है साहब? इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जितनी भी चीज़ें आपने अब तक सीखी हैं, वो सब की सब गलत निकलें तो क्या मुज़ायक़ा है? निकल सकती हैं ना वो सारी चीज़ें, तो समाज ने आपको जो सिखाई हैं, वो सब बातें हैं ना, हो सकता है वो गलत बातें हों। अब एक पाकिस्तान में एक खातून है, वो हिजाब पहन रही है। यूरोप में एक लड़की है, वो मिनी स्कर्ट पहन रही है। तो दोनों में कौन ठीक काम कर रहा है? ये दोनों में जो ठीक और गलत का फैसला है, ये हम अपने नोशन के एतबार से करेंगे। बेशक। यूरोप में जो खातून होगी, वो किसी लड़की को हिजाब पहनते हुए देखेगी, बोलेगी ये तो गलत काम कर रही है। और हिजाब पहनने वाली लड़की किसी मिनी स्कर्ट वाले को देखेगी, वो कहेगी ये गलत काम कर रही है। तो ठीक कौन है? इससे अगर आप बाहर निकल के अपना कैमरा बाहर कर लें, ज़ूम आउट करें, तो देखें कि 2 लोग, 2 अफ़राद 2 काम कर रहे हैं, जो अपने-अपने लिहाज से ठीक भी है, अपने-अपने लिहाज से गलत भी है। तो अपना-अपना ठीक और नुक्ता गलत नज़र है, बिल्कुल। तो ठीक और गलत मेरे ख़्याल में उस पर अगर ये गुफ्तगू शुरू हो, मुकालमा हो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रद में से कोई ख़ास चीज़ जो आज आप हमारे लिए पेश करें? मैं आपको आपकी नज़र कर देता हूँ। एक नज़्म है, इसका नाम है गुस्ताख़। जबीने गुस्ताख़ पर लिखा है। जबीने गुस्ताख़ पर लिखा है। मैं मोतबर हूँ। जबीने गुस्ताख़ पर लिखा है, मैं मोतबर हूँ। मैं अपनी फ़ितरत की उस वदीयत का मारा इंसान, जिसे तजस्सुस पुकारते हैं। मैं अपने होने से उसके होने के पेचो-ख़म में भटक रहा हूँ। मगर मैं उस शहर से नहीं हूँ, जहाँ पे रफ़्फ़त शऊर की है, जहाँ सवालात मोतबर हैं। मेरा ताल्लुक़ तो दीन फ़ितरत से है, जो मुझको सवाल करने, नज़र उठाने, जहाने ज़ातो ममात को जुस्तजू बनाने का मोतरफ़ है। वाह! मगर मैं इस शहर में हूँ जिसमें शऊर ख़ल्क़त का रास्ता ही बेरह रवी है, जहाँ अक़ायद शऊर व मानी के रास्ते में रुकावटें हैं, जहाँ शरीयत सवाल करने, नज़र उठाने, जहाने ज़ातो ममात को जुस्तजू बनाने को कुफ़्र कहती है और गुस्ताख़ मानती है। ये अहद बदकिस्मती है शायद, ज़ुबां उसे भी है अब मुयस्सर, जो हर्फ़ व मानी से बेख़बर है, जिसे ज़ुबां की पेचीदगी का एहसास तक नहीं है। ये लफ्ज़ तो इर्तिक़ा की राह पर हर एक मंज़िल पे हम क़दम थे, सुमेरी तहज़ीब से भी पहले,
हर एक मुरव्विज ज़ुबां की तावील से भी पहले, हर एक अकीदाए हाओ हू से, कुरान व इंजील से भी पहले, कि जब तसव्वुर फ़कत तस्वीर बन रहे थे, मगर ये अशकाल असल में लफ्ज़ थी जो हमसे हज़ारों सदियों के फ़ासले पर भी गुफ्तगू हैं। वाह! वाह, वाह! ये अहद बदकिस्मती है शायद कि अब सवालात भी गुनाह हैं। मैं सोचता हूँ अगर यही शहर तब भी होता, हुँ, यही अकायद वहाँ भी होते, तो आज तारीख गूंगी होती। वाह तो जी वाह! पहला तस्वीर साज इंसान, वो एक मुसव्विर, वो एक गुस्ताख, हर खुदा से, हर एक अकीदे, हर एक मज़हब से मोतबर था। क्या जबीन गुस्ताख पर लिखा है, मैं मोतबर हूँ। क्या बात है जी, वाह जी वाह! ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये तो अब रद का सिलसिला शुरू हो गया है, तो शायरी का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि मैंने ये देखा कि आपके बहुत सारे यूट्यूब्स के ऊपर, बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर, फ़ेसबुक पे मुख्तलिफ तरह के अशायर जो है वो पढ़ने और देखने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि आपके वालिद साहब का ताल्लुक तो फ़ौज से था, लेकिन आप फ़ौजियों को मशवरे बहुत देते हैं। और किस तरह के मशवरे होते हैं ये? मुझे बताइए कि आप कि मतलब पाकिस्तान की जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से उसमें हमारी सियासी जो लोगों के किरदार हैं या फ़ौज का किरदार है या जो आम लोग हैं, उन सब लोगों का एक आपस में जो ताल्लुक और रब्त है, उसको बनाने के लिए आपका मशवरा क्या है? असल में मशवरा क्या है? नहीं ना, वो देखिए सुनाएँ भी और बताएँ भी। देखिए देखिए बात ये है कि मुझे कभी-कभी हैरत होती है, यकीन कीजिए। यानी कितनी हैरानकुन बात है कि हम ये बात कहना कि पाकिस्तान में तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करें, ये ना ये मशवरा है किसी के लिए भाई। ये सादा-सी बात है। ये हाँ, इतनी सादा-सी बात है। यानी अगर आप अमेरिका में बैठी हैं इस वक़्त और आप कहें कि अमेरिका में तमाम इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करें, ये किस इदारे के खिलाफ बात है? ये किस फर्द के खिलाफ बात है? हुँ, यानी ये तो आप ये कहें कि अमेरिका का सदर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करे, तो वो कहेंगे तो हाँ, तो ये तो बात ठीक है ना यार, इसमें हुँ, क्या मशवरा क्या है ये? ये क्या बिल्कुल, मशवरा है? बिल्कुल। हुँ, हमारा मसला ये है कि हम इतने हम इतने पीछे रह गए हैं ज़हनी तौर पर। हुँ, ये सादा-सी बात समझाना कि साहब पाकिस्तान में वापडा से लेके, डाकिये से लेके, फौजी से लेके, वज़ीर-आज़म तक सब कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करें भाई। बस। दैट्स इट। इसमें क्या ऐसी कोई कोई रॉकेट साइंस है हुँ। कि आप पता नहीं फलाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फलाँ को मशवरा दे रहे हैं कि फलाँ के खिलाफ बात, कि कोई किसी के खिलाफ बात नहीं है। क्या खिलाफ बात है? कोई खिलाफ बात नहीं है। अगर आप ये कहें, डाकिये को आप कहें कि साहब आप खत ठीक जगह ठीक ठीक पोस्ट में डाला करें, तो ये क्या बिल्कुल, डाकिये कहने के का खिलाफ हक है, बात है? बिल्कुल, सही बात ये है। डाकिये के खिलाफ है। अगर आप कहें प्राइम मिनिस्टर को कि साहब आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये लिखी हुई है, आप इसका एहतराम करें, ये क्या वज़ीर-आज़म के खिलाफ बात है? अगर आप पार्लियामान में कहें कि पार्लियामान कानून साज़ी करे भाई, ये क्या? अगर आप एमएनए को कहें कि साहब आपका काम सड़कें बनाना नहीं है, आपका हुँ, काम कानून बनाना है, हुँ, ये सड़कें बनाने का काम मेयर को दें, हुँ, क्या ये एमएनए के खिलाफ बात है? हम हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम बुनियादी तौर पर इतना इतना पीछे रह गए हैं शायद। तो बिल्कुल, इतनी सी बात है, मेरे ख्याल में ये कोई मशवरा नहीं है। इस सच्ची बात ये है कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर बेशक, आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर आप चलते रहेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो सकता है, बल्कि हम खुद एक खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करें। वो फर्द हो तो भी, यानी हर शहरी से लेके हर अफ़सर तक हैं। हुँ, आप कानून का एहतराम करें। इसमें बेशक, कोई मेरे ख़्याल में मज़ाक़े की बात नहीं है कि इसमें बिल्कुल ठीक, कौन-सी इतनी मुश्किल बात है। ठीक बात है। तो हो जाए फिर मशवरा? नज़्म मशवरा, जी, मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, हुँ, होंठ सीलूँ कि खतरा मेरी जाँ को है। रोशनी के शिकारी है निकले हुए, वहशतों की ज़रूरत शबस्ताँ को है। क्या वो बात जो है। शमशीर मेरे तहफ़्फ़ुज़ को थी, वो हमेशा मेरा सर उड़ाती रही। वो जो हुँ, मामूर मेरी हिफ़ाज़त पे थी, मेरी बंदूक मुझको मिटाती रही। हुँ, मैं कलमकार था जिसने हर हर्फ़ को अपनी मट्टी की अज़मत का उन्वां किया। कौम की सरनगूनी के एहसास से अपने लफ्ज़ों को वहशत पे कुर्बान किया। चुप रहा कि मेरे लफ्ज़ सच्चे सही, खलकते शहर पर खौफ तारी न हो। सोचता था कोई सोच का ज़ाविया, हाकिमों की समाअत पे भारी न हो। पर मेरी चुप में घर मेरा जलता रहा। मेरी गलियां के खबरें उगलती रहीं। मेरे अपने कई गुमशुदा हो गए। मस्ख लाशें तवातुर से मिलती रहीं। सिलसिलाए हवसनाक चलता रहा। शहर जलता रहा, देश जलता रहा। लोग मरते रहे, दर उखड़ते रहे।
एक के बाद एक घर उजड़ता रहा। आज सिंधु से फाटा तलक खून है, मेरे कश्मीर बोलान सुनसानियां, मेरे शहरों में हैं अस्करी टोलियां, मेरे खेतों में उगती हुई गोलियां। मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, शहर में जख्म पर चीखना जुर्म है, जालिमों को सहूलत मुहैया करो। सोचना जुर्म है, बोलना जुर्म है, गुमशुदा दोस्तों की शिकायत न हो, मस्ख लाशों पे कोई इबारत न हो। शेर कहते रहो गेसुओ जुल्फ के, खाक उड़ने की लेकिन हिकायत न हो। मेरे अहबाब मुझको बताते नहीं, क्या मेरा देश बस ख्वाब रह जाएगा? वो जो महदूद पिंडी से लाहौर तक, क्या मेरा मुल्क पंजाब रह जाएगा? मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीनों पे खतरा मेरी जान को। क्या बात है! वैसे एक बात ये है कि खतरा मेरी जान को है जो आपने कहा, इसमें 2 बातें मेरे ज़हन में आई। एक तो ये कि जिस ज़माने में लाशें गिरने की आपने जो अभी शायरी में अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, वो मैं उस दौर में खुद क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न से न्यूज़ पढ़ रही थी, और उसके बाद क्योंकि आप भी टीवी पर सहाफ़ी की हैसियत से रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे पास तो पीटीवी पर एक पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी के ज़रिए ही हम जो है वो न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया करते थे। लेकिन आपने जब सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा, टीवी जॉइन किया, उस वक़्त की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो गई। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ज़रूरी क्यों कि कब्र में जाकर किसी की कब्र की कुशाई करके उसकी शक्ल दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी उस चीज़ की इजाज़त दे रही है उनकी। हमारे पास हमारे एक तरीके से फ़ॉर्मेट बना के हम न्यूज़ पढ़ा करते थे। आप क्या समझते हैं कि एक सहाफ़ी को एक चैनल्स के साथ जो जुड़ जाते हैं, एक तो पहली बात ये है कि चैनल्स जो हैं वो अब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ चलते हैं। दूसरी बात ये है कि उनको अगर अपनी ज़ाती राय देने का मौका मिल जाए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। ये किस किस्म की सियासत और सहाफ़त का जो आपस में लिंक है, इसके बारे में एक सहाफ़ी के तौर पे आप क्या कहेंगे? देखें, खबर में और तबसरे में फ़र्क ये बहुत आम है। हुँ, जिस दुनिया भर में जहाँ पर भी खबर और तबसरे में फ़र्क ख़त्म होता है, उस जगह पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। हुँ, सहाफ़ी का काम तबसरा करना नहीं होता, सहाफ़ी का काम खबर देना होता है। हुँ, इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप थाने में जाएँ पर्चा कटवाने, तो मुहर्रिर का काम एफआईआर काटने या रोज़नामचे में एंट्री करना होता है। उसका काम तफ्तीश करना नहीं होता। उसका हुँ, काम ये है कि वो दरख़्वास्त ले ले और रिपोर्ट काट दे। हुँ, सहाफ़ी का काम रिपोर्ट काटने का है। सहाफ़ी का काम तबसरा करने का नहीं है। नहीं जो है। एनालिसिस है, जैसे तज्ज़िया निगार है। तज्ज़िया निगार उस शख्स को कहते हैं, जिसने एम्पिरिकल डेटा लेके कहीं तज्ज़िया किया हुआ हो। हुँ, पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल दिफ़ाई तज्ज़ियाकार। इसका हुँ, मतलब है कि उसने कोई रिसर्च पेपर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लिखा हुआ है। हुँ, पाकिस्तान तो नेशनल, अगर कोई शख्स है, उसने पाकिस्तान की सियासत पर कोई एम्पिरिकल डेटा एनालिसिस किया हुआ है, और अब बात तो समझ में आता है। हमारा मसला राहिला ये है, वो जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ कहा ना, वो सेंसेशनलाइज़ेशन है। जो जो ना जो हेजान अंगेज़ी, हुँ, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो बना-बना के उसके ज़रिए बेचा जा सकता है, आसान माल। तबसरा बेचना आसान होता है, खबर बेचना मुश्किल होता है। हुँ, लेकिन ये मसला और ये अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएँ, यूरोप में भी जो नॉर्दर्न यूरोप है, उसका न्यूज़ का स्ट्रक्चर और साउदर्न यूरोप का, जैसे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पर खबर और तबसरे में फ़र्क कम होता है। यानी सहाफ़ी लिखते-लिखते तबसरा भी कर जाता है। और हुँ, हम नॉर्दर्न यूरोप में इसका मज़ाक उड़ाया जाता है कि नहीं, जब आप तबसरा करें तो लिखें कि ये तबसरा है। हुँ, जर्मनी में फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्मनी में, नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जैसे ही तबसरा होगा, इधर ऊपर लिखा होता है कमेंट्री, इट्स अ कमेंट्री। हाँ, एक आदमी की राय है भाई, ये राय है, ये खबर नहीं है, ये राय है। हुँ, खबर और राय में फ़र्क ज़रूरी है, ये बदकिस्मती है। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो बुनियादी एक एलिमेंट है एडिटर का, वो ख़त्म हो गया है। हुँ, अब जितना इदारत कमज़ोर होती चली जाएगी, उतना न्यूज़ का फ़्लो तेज़ होगा, और तेज़ फ़्लो के अंदर फ़ेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से जाएगी। हुँ, फेक न्यूज़ के अंदर या झूठ के अंदर एक नेचुरल कुव्वत ये होती है कि वो खबर के मुकाबले में तेज़ी से फैलता है। हुँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मच्छर के काटने का जो जो मलेरिया की वैक्सीन है, वो हुँ, अब उस पर काम हो रहा है और वो रिसर्च चल रही है और जल्द हो सकता है कि वैक्सीन बन जाए। ये खबर नहीं हुँ, फैलेगी। लेकिन अगर मैं हुँ, ये कहूँ कि एक ख़ुसूसी वायरस की किस्म बना ली गई है, जो लोगों को बीमार करने के लिए वो अमेरिकी साज़िश के तहत या मगरबी साज़िश के तहत आ रही है, हुँ, ये खबर अगले 10 मिनट के अंदर फैल जाएगी। तो ये
मसला ये है कि इसमें क्योंकि अब आपने इदारत नहीं रखी, एडिटर है नहीं, किसका मुंह में जो आता जा रहा है वो कहता जा रहा है, जुबान भी सबको पता है। ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन अब आपके हाथ में है, जो आपका कैमरा है वो आपका टीवी है, वो ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसमीटर भी वही है, सोशल मीडिया के जरिए आपको लाखों तक रीच है। ऐसे में बड़ा मुश्किल है फेक न्यूज को रोकना। अब ऐसे में किसके पास वक्त है कि वो सोचे कि खबर कहां से बनी है, इसका किसने सोर्स क्या था, क्या दो लोगों ने दो सोर्स लेके इसको कंफर्म किया जा सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आप व्हाट्सएप खास तौर पर देखें, व्हाट्सएप में जिस तरह खबरें फैल रही हैं, वीडियोस जिस तरह आ रही होती हैं, कोविड के दौर में हमने देखा कि क्या क्या फजूल चीजें वो गाय मूत्र पेश कर रहे हैं, किससे जो है वो गाय का गोबर लगा रहे हैं, किससे बिल्कुल कोविड का, ये और चल रही है। अरबों लोग, लाखों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मरते जा रहे हैं। वहां जो फंगस, ब्लैक फंगस फैल गया है भारत में, तो व्हाट्सएप की वजह से फैला है, व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से कि वो गोबर को लोग लगा रहे थे अपने आप। तो कोविड से तो बच गए, लेकिन ब्लैक फंगस से मर गए लोग। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे एक बात है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी मुल्क से बाहर हैं और मैं भी मुल्क से बाहर हूँ, और बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग हैं जो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो आजकल के हालात हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त सबसे पहला सवाल ये होता है। इवन मैंने अभी किसी को फेसबुक पे डाला कि मैं जो हूँ वो ये प्रोग्राम करने वाली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे ये पूछना है कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अब पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर अपने वतन को छोड़कर जाना ही क्यों ऑप्शन रह गया है, और वहाँ पर रहने वाले इतने मजबूर और इतने मायूस क्यों हैं, और वो वतन से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन हालात का शिकार होकर इस वक्त पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। आप देखें क्या कहेंगे? राहिला, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है नेशन की सिक्योरिटी। हुँ, पाकिस्तान यंग नेशन है, यानी पाकिस्तान में करीब कुछ 60-65% आबादी अंडर 30 है। हुँ, ऐसा मुल्क जहां पर आबादी का इतना बड़ा तनासुब, करीब कुछ 2/3 वो अंडर 30 है, उस मुल्क की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हुँ, उस मुल्क की प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हुँ, वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट, हुनर में, हुनरसाजी में। क्योंकि वो जो बच्चे जो बड़े हो गए हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं, अब 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो बच्चे जो अब यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं जा सकते, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो हुनर ले लें, ताकि वो काम करें, ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सकें। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है इस जगह पे मैं थोड़ा-सा वो करूँगी इख्तिलाफ़, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो एजुकेशन है बहुत महँगी हो चुकी है और आम लोगों की पहुँच से बहुत बाहर है। उसके बावजूद कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी रखी, अपने बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट थे वहाँ भेजा। लेकिन आखिर में जब उनको रोज़गार की तलाश का मौका सामने आया तो उनके लिए वहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए तो बता रहा हूँ। तालीम का आगे जाना अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि जी वहाँ पर अपने लिए कोई जगह बनाना, फिर क्या वजह है कि लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी कहीं अच्छा हमें मौका मिले, किसी भी ऐसी कंट्री पे चले जाएँ जहाँ पर हमारी उस तालीम को जो पाकिस्तान से हासिल की कहीं हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, देखिए, तो इसलिए पहला तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर। फिर जब ज़ाहिर है एजुकेशन के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जॉब क्रिएट्स करनी पड़ेंगी नौजवान लोगों के लिए। क्योंकि जैसे ही, याद रखिएगा, जो भी यंग नेशन होती है उसमें 3 उनसुर सबसे ज़्यादा उन पर काम हो रहा होता है। नॉलेज इकोनॉमी जहाँ पर भी बनती है, वहाँ पर 3 इलाकों में खास तौर पर काम किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में, हुँ, दूसरा काम किया जाता है हेल्थ सेक्टर में, तीसरा काम हुँ। काम किया जाता है रोज़गार में। तो जो बच्चे आ रहे हों उनके लिए जॉब्स भी मौजूद हों। तो इस तरह से एक सर्कल बनाया जाता है इकोनॉमी का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर नेशन की सिक्योरिटी का तो उनसुर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है। वहाँ कहा जाता है बम खरीद लेंगे। आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसी दुश्मन मुल्क ने आप पर बम फेंक के बम ज़ाया करना है। बम करोड़ों का होता है। एक मुल्क जो खुद अपने अंदर ही टूट फूट रहा हो, किसी को बम हुँ। मारने की ज़रूरत क्या है भाई? फिर आप सबसे पहली बात आप ये देखें ना कि सिस्टम के अंदर जो हमारे लोग हैं, आम लोग, एक तो होता है कि जी अमीर तबका है, एक आप कहते हैं मुतवस्सित तबका है। अब तो गरीब तबका तो बहुत कहीं नीचे रह गया, मुतवस्सित तबका भी इस वक्त पाकिस्तान में जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं ना। वहाँ पर आप देखें रात को 11 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, कई बार बिजली तो जाती ही है लेकिन बिल ज़रूर आते हैं। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोग नहीं दे पाते लेकिन उनको वो देने हैं। आप सोचें कि जब उनके पास अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी रियासत में आम जो लोग हैं अवाम, उनको
अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या खुद से कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है? वो क्या कर सकते देखिए हैं? जहद का मसला है, देखिए जहद का मसला है, पाकिस्तान की डायरेक्शन का मसला है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए कुछ बुनियादी चीज़ों में, ख़ासतौर पे जो मैंने 3 उन्सुर बताए, 3 एलिमेंट्स बताए हैं, एजुकेशन, रोज़गार यानी इकोनॉमी की इकोनॉमिक्स, और तीसरा हेल्थ। इस सेक्टर में आपको कम से कम 35 साल की प्लानिंग चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ये बैठ के तय करें कि हम बाकी चीज़ों पे लड़ते रहेंगे, लेकिन इन बुनियादी 3 बुनियादी 4 बुनियादी चीज़ों पर हम ये किसी की भी हुकूमत आएगी ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। इंडिया हुँ, ने 90s में ये किया था अपने इक़्तिसादियात में। बिल्कुल। बीजेपी की हुकूमत हो कि कांग्रेस की हुकूमत हो, वो चेंज नहीं होगा। वो मनमोहन सिंह के दौर, वो ना उन्होंने मनमोहन सिंह से करवाया था ये काम 90s में, और उस पे चलते रहे वो। आज वो दुनिया की चौथी पाँचवीं बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। बात एग्ज़ैक्टली। ये है अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये हमारे जो मौज़ूआत हैं ना, इन पे अब कितनी भी बात करें, मुझे ऐसा लगता है कितना भी अहाता करें, हमेशा आखिर में हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा अता करदा मुल्क जो है, ये अपनी किस्मत से चल रहा है, अपनी तकदीर से चल रहा है, या किस वजह लेकिन से अभी 250 मिलियन, देखिए 250 मिलियन इंसान रहते हैं वहाँ। 250 मिलियन इंसान जहाँ रहते हों, वहाँ 1 अरब डॉलर आप माँग रहे हैं। आपको खुद ही पता चल रहा है 250 मिलियन का मुल्क है वो, 250 मिलियन का मुल्क है भाई। हुँ, इसका मतलब है कि अगर 250 मिलियन का मतलब है कि अगर हर आदमी $4, सिर्फ $4, तो 1 अरब डॉलर बन जाते हैं। सिर्फ $4। तो इसका मतलब है ना कि कहीं गड़बड़ हो रही है। इसका बिल्कुल। मतलब ये है, अगर आप घर पे मौजूद हैं, आपके यहाँ पत्ती भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, दूध भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, आग भी मौजूद है, पतीला भी मौजूद है, और चाय नहीं बन रही है, तो फिर ये किसी की साजिश नहीं है हुज़ूर, कुछ गड़बड़ है। बेशक। अच्छा जी, अब बहुत हम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जाते-जाते सीरियस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो चलें एक बार फिर हम आपकी शख्सियत की तरफ आते हैं। आप क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से आपकी मैंने जो अ, आपका तारुफ़ कराया, मुख्तलिफ हवाले थे, उसमें आप सहाफ़ी भी हैं, नस्र निगार भी हैं, शायर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं। आप अपने आप को किस जगह पर सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली है? मैं सिर्फ शायरी को ही अपना हवाला समझता हूँ। इसके अलावा बाकी सारे कोई भी हवाले उनको मैं अपना बुनियादी हवाला समझता नहीं हूँ। हाँ, चलिए सहाफ़त फिर ऐसा को, करते हैं कि अब शायरी का हवाला आ गया, तो कोई तरन्नुम से शायरी हो जाए? अरे भैया! अच्छा मैं आपकी सुना आवाज़ सुनने में भी मुझे पता है, अंदाज़ा हो मैं रहा है बहुत खूबसूरत है, लेकिन तरन्नुम से हो जाना चाहिए। मैं सुना देता हूँ आपको। रात बहेगी, रात बहेगी, रात बहेगी, रात बहेगी, कुछ हमसे कुछ तुमसे वाह जी कहेगी, वाह! रात बहेगी, रात बहेगी, रात बहेगी, नींदें चाहे हिज्र में भटकें, ख्वाब हमारे वस्ल से अटकें, ख्वाब हमारे वस्ल से अटकें, रात तो फिर भी रात रहेगी, वाह, वाह, वाह! रात बहे बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, वाह जी वाह! ज़बरदस्त। असल में मुझे मालूम है कि तरन्नुम में आना थोड़ा-सा इस टॉपिक के बाद एकदम से हाँ, मिज़ाज को बदलने के बराबर है, लेकिन मुझे पता है कि आप हर जगह पर कुछ ना कुछ काम कर हाँ। दिखाते हैं। अच्छा जी, मैंने आपकी जो है वो जब आपके तारुफ़ के हवाले आए, तो मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आए, गद्दार, ज़रूरत, मौसम मशकीज़ें, रानी, मोहब्बत, लम्हा, रद, इंतबाह, रस्म, सब अलग-अलग मौज़ूआत। आप क्या समझते हैं, ये आपकी सोच का तनव्वुर है, आपकी सोच के मुख्तलिफ पहलू हैं, या आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, या कोई ऐसा ख़याल है जो हमेशा आपके अंदर जो है आपको ये सोचने पे मजबूर करता रहता है कि आज मेरी सोच का महवर ये है, आज मेरी सोच का महवर ये है। क्या वजह है ये? मेरे ख्याल में एक फ़र्द, आप देखिए ना, आप अगर सुबह उठती हैं और उसके बाद आपके पास एक पूरा दिन होता है, हुँ, तो उस दिन में कोई आप एक ही काम नहीं कर रहे होती। आपके मूड स्विंग कर रहे होते हैं।
आपके मुशाहिदे बदल रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ कई दफ़ा तो हो सकता है आप जो सुबह बात कहती हों, शाम में बिल्कुल मुख्तलिफ बात आप कर रही हों। तो ये इंसानों के तो कई रंग होते ही हैं और मेरे ख़्याल में एक सच्चा फ़नकार वही होता है, जो अपने हर रंग के साथ जुड़ा हुआ हो। वो कभी जब जो समाज पर देखे तो समाज पर अपनी बात करे, अपनी ज़ात पर देखे तो अपनी ज़ात पर अपनी बात करे, वो एहसासात पर बात करे, वो रूह से लेके और जिस्म वो हर रास्ते से गुज़रता हुआ नज़र आए आपको। वो कहीं भी मौफूकुल फ़ितरत नज़र ना आए, वो हर सूरत में इंसान नज़र रहना चाहिए। शायरी का तो हवाला आपका मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें जो है वो पता चल रहा है, लेकिन आजकल आप नस्र पे भी काम कर रहे हैं। तो आपका मैं चलते-चलते चाहूँगी कि हमारे देखने और सुनने वालों को ये पता चलना चाहिए कि नस्र में आपका क्या काम होने जा रहा है? मैं अंग्रेज़ी में एक नावल लिख रहा हूँ और वो नावल काफ़ी मुख्तलिफ है। वो एक यूँ समझिए कि वो क्वांटम मैकेनिक्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यो क्वांटम लेवल पे जिस तरह मादा बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव कर रहा होता है, वो उसी अंदाज़ का नावल भी है। तो वो अंग्रेज़ी में इसलिए क्योंकि वो उसकी ऑडियंस हमारे उर्दू पढ़ने वाली ऑडियंस नहीं है उसका, क्योंकि वो काफ़ी उसकी टर्मिनोलॉजीज़ मुश्किल है, उर्दू में बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो। तो बाद में शायद इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो पहला थॉट वो अंग्रेज़ी में ही है, तो उसको इसी तरह रहने देंगे, बाद में देखेंगे उसको। लेकिन वो नस्र में वो काम। बाकी नस्र में काफ़ी मैंने जो अफ़साने हैं, वो काफ़ी सारे हैं, वो कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी वो अफ़सानवी शक्ल में भी वो आ जाए। आपके पीछे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, बहुत देर से मैं देख रही हूँ, उस पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये एक गज़ल का हमारी मैं दोस्त चाह रही थी है। कि आप इस क्वेश्चन को सामने रखें और हाँ। फिर उसके बाद मैं आपसे एक सवाल मज़ीद पूछूँगी चलते-चलते। ये आ गया, क्वेश्चन आ गया। ये जनाब, ये देखिए। हाँ, अच्छा, हाँ, मैंने ये पिछले दिनों देखा कि एक ख़ास तरह के जो है वो ड्रेस जो थे मार्केट में बहुत नज़र आ रहे थे। उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अशआर लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ फ़ारसी के अल्फ़ाज़ में, मुख्तलिफ़ उर्दू में। आपका ये जो आइडिया है, मुझे लग रहा है कि शायरी के साथ-साथ ये भी बहुत जल्दी जो है ना, बड़ा ही मशहूर हो सकता है। नहीं, नहीं, मेरा आइडिया नहीं है, हमारी बहन है शाहीन अतीक, बहुत अच्छी अच्छा, दोस्त है हमारी, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर भी हैं, 107 पे हमारे साथ एफएम 107 पे हुआ करती थी। अच्छा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सामने तो दिखाएँ ज़रा इसको, सामने कीजिए वो आप। पेंट करती हैं, तो उन्होंने अभी मैं कराची गया था, तो उन्होंने मुझे ये ये आप पढ़ के मेरी भी सुनाइए आप, मैं चाहती हूँ ये सुना ही दें हमारे देखने वालों के लिए। वजूदे वजूदे इश्क का कोई सिरा मिला, नहीं मिला? नहीं मिला, खुद ही मिली, नहीं मिली, खुदा मिला, नहीं मिला, मेरा तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले, नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला, नहीं मिला, ये अहद रद्द का अहद है, सो रस्म मुस्तरद हुई, मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला, क्या बात है! नहीं मिला। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। वैसे ऐसा एक क्वेश्चन जो है ना, वो जो आपकी अ, बहुत खूबसूरत ब्रॉडकास्टर और बहुत अच्छा लिखने वाले शाहीन अतीक, जो हैं, शाहीन उनसे हम जो है चाहेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल। हमें भी बना के दें। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल जो चलते-चलते मैं आपसे इसलिए पूछ लूँगी कि आप दुनिया भर में सफ़र करते हैं, मुशायरों में जाते हैं, बेतहाशा अदब के हवाले से और शायरी के हवाले से नए-नए चेहरे, नए-नए कलाम, नई-नई जो शायरात और मुख्तलिफ लोग मुझे जो है वो इन दिनों ऐसा लगता है कि एक बोहतात है हर तरफ। इस हवाले से। आप क्या समझते हैं, क्या इतने ज़्यादा शायरों का होना जो है वो अदब की तरोीज है, या फिर अदब के मेयार को जाँचने का कोई अलग से पैमाना ख़ास तौर पे बनाना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये कि शायर तो अच्छी बात है, लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अहम बात ये है कि जो भी ज़ुबान तरक्की कर रही होती है, उस ज़ुबान में इज़हारियत दरकार होते हैं, इसलिए उस ज़ुबान में शायर ज़्यादा होते हैं। हुँ, जब ज़ुबान एक ख़ास हद को, एक ख़ास थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद फिर उस ज़ुबान में नस्र ज़्यादा लिखी जाती है। जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी में अब आपको शायर हैं, लेकिन वो इतने कोई प्रोमिनेंट काम नहीं हो रहा शायरी में, ज़्यादा काम नस्र में हो रहा है। हुँ। उर्दू में इसी तरह, नस्र में बहुत कम काम हो रहा है, शायरी में ज़्यादा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उर्दू चूँकि इस वक़्त इज़हारिये उर्दू को दरकार हैं, तो इसलिए वो ये सारा है। लेकिन ज़्यादा अहम बात इससे ज़्यादा ये है कि हमारा शायर, उसको ज़रूरी है उसके लिए कि वो ख़ास दायरों में रहने की बजाय या रिवायती मज़ामीन की बजाय हुँ, वो वो बड़े मज़ामीन की तरफ या वो दीगर मज़ामीन की तरफ या वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तरफ जाए। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था बड़ी खूबसूरत बात कि जो जो जदीद साइंसी मामलात हैं, मज़ामीन हैं, वो उर्दू शायरी में क्यों नहीं है? हुँ, तो ये एक इंतहाई अहम सवाल है।
मेरे यहाँ आपको जैसे इस किताब में रद में आपको नज़र आएगा इज़ाफ़ियत एक नज़्म है। हुँ, इसी तरह आपको कई अशार नज़र आएँगे, जिसमें फ़िज़िक्स भी नज़र आएगी, जिसमें कॉस्मोलॉजी भी नज़र आएगी, जिसमें ब्लैक होल्स भी नज़र आएँगे। यकताइयत एक नज़्म है इसी किताब में, वो ब्लैक होल पर है। हुँ, तो ये मज़ामीन आने चाहिए। ये जब तक ये नए मज़ामीन आएँगे नहीं हमारे यहाँ, नए जिद्दत के नाम पर अल्फ़ाज़ की तब्दीली पर ज़ोर किया जाता है कि वो बेड लिख दिया या टीवी लिख दिया, हुँ, ये काफ़ी नहीं है। हुँ, आपको सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तब्दीली की बजाय अल्फ़ाज़ की तब्दीली ज़्यादा अहम नहीं है, ज़्यादा अहम है कि मज़मून तब्दील हो, नया मज़मून आए और उसके लिए आपके शायरों को मुताले को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो अपने उस ख़ास शायरी पढ़ के शायरी करने की बजाय वो मुख़्तलिफ़ दीगर मज़ामीन नहीं पढ़ेंगे, उस वक़्त तक नए मज़ामीन पैदा नहीं क्या बात है जी। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि आज के इस दौर में जो नए शुराए कराम हमारे सामने आए, आपका नाम उनमें मुझे इस वक़्त सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आता है और आपके मौज़ूआत भी काफ़ी मुख़्तलिफ़ हैं और आपका जो नस्र का हवाला है वो भी अपनी जगह। लेकिन साथ-साथ मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है इसने भी हमारे जो इस तरह के काम हैं उनको नुमायाँ करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि अपने मुल्कों से दूर रहते हैं, बहुत सारे वहाँ के मसाइल को देखते समझते हैं, लेकिन दिल में इस दर्द को जगा के रखते हैं कि जो तकलीफ़ उनकी है वो हमारी भी है। अगर वहाँ पर रहने वाले किसी गरीब आदमी से कहें कि आप जो है वो अ, कोई शेर कहें तो हो सकता है वो रोटी पे शेर कह देगा। लेकिन अगर आप शेर कहेंगे तो आप वतन की उस सारी जो सूरत-ए-हाल है उसको ओवरऑल देखेंगे अपनी नज़र से और उसके बारे में तज्ज़िया करके फिर ही कुछ सोचेंगे। क्योंकि हर एक की अपने ज़हन की एक सोच है, वो जहाँ जहाँ तक पहुँचना चाहता है। आपकी चलते-चलते मैं चाहूँगी कि आपसे ये पूछूँ कि आपका अपना इश्क, अपने अंदर से वजूद से निकलने वाला इश्क क्या है और किससे? है। देखिए मुझे मैं तो इस पूरे इस सिस्टम से बड़ा बहुत दफ़ा निकला हूँ। देखिए मैं इश्क के मुजस्सिम से भी गुज़रा हूँ, इश्क के गैर मुजस्सिम से भी गुज़रा हूँ। इश्क के ज़ात से लेके इश्क के कायनात तक, इश्क के फ़र्द से लेके इश्क के इज्तिमा तक मैं हर ज़ाविये से गुज़रता गया हूँ। हुँ, मुझे ये वदीयत है कि जब मैं किसी मौज़ू पर किसी किसी एक मंज़र पर निगाह डालता हूँ, तो उस मंज़र की तमाम तर या बहुत सारी तफ़सीलात या डिटेल्स जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं, मेरे सामने होती हैं। जब मैं घड़ी पर निगाह डालता हूँ, तो आम आदमी को शायद वो घड़ी 1 से 2 उसकी सेकंड की सुई या लम्हे की सुई, वो 1 से 2 पर छलांग लगाती नज़र आती है। मुझे वो 1 से 2 के बीच जाते हुए उसका जो वक़्त होता है, मुझे वो मेरे लिए वो काफ़ी सुस्त होता है। मैं उसको देख सकता हूँ आसानी से। हुँ, हमें कोई भी आर्टिस्ट है, वो जब डिटेल्स देखना शुरू करता है, तो वही और वो डिटेल्स आप सिर्फ़ तब देख सकते हैं जब आप इश्क में मुब्तला हों। इश्क आपके लिए वक़्त का जो जो सही फ़र्क वो पैदा करता है, वक़्त तब्दील कर देता है, वक़्त की इकाई तब्दील कर देता है। बाकी हो सकता है लोगों के लिए वो 1, 2, 3 की तरह गुज़र रहा हो वक़्त, लेकिन अब इश्क करने के लिए जब आप निकल पड़ें तो आपका वक़्त 3, 2, 1 की सूरत में गुज़र रहा हो। आप काउंटडाउन की तरफ जा रहे हों, हुँ, आपकी घड़ी वो 1 से 2, 2 से 3 पे छलांग ना लगा रही हो, हुँ। बल्कि वो रेत की जो सेंट क्लॉक होती है, रेत की घड़ी अ, उसकी तरह उसका वक़्त ऊपर से नीचे उतर रहा हो, तो फ़र्क होता है। मैं मुझे लगता है कि मैं इश्क के सारे दायरों से गुज़रा हूँ और गुज़र रहा हूँ। मैं समझती हूँ कि एक शायर का किताब से मोहब्बत करना और मुस्तकिल कोई न कोई इल्म हासिल करना, ये भी एक बहुत अहम बात है। और शायर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी को पढ़े या किसी न किसी को सुने। आप भी यकीनन असातिज़ा में से किसी न किसी को सुनते और पसंद करते होंगे। आप ज़ाहिर है कि जब शायरी के इस मैदान में कदम रखते हैं, तो बहुत सारे शुराए कराम आपके सामने आते हैं। कोई नाम जो आप चाहें कि आज बताएँ? मीर तकी मीर मुझे लगता है सबसे गैर मामूली है। सराहने मीर के आहिस्ता बोलो। उसकी वजह ये है कि मीर के यहाँ एक तो मुतनव्वो मज़ामीन तो हैं ही, लेकिन ख़ास बात ये है कि जो ज़ुबान का जिस अंदाज़ से इस्तेमाल किया गया है, वो गैर मामूली है। मीर जैसी ज़ुबान किसी भी शायर ने इस्तेमाल नहीं की है। फिर उसके बाद अगर आप मज़ामीन की बात करें, तो गालिब के यहाँ जो मज़ामीन मिलते हैं, जो डाइवर्सिटी है, मुतनव्वो मज़ामीन है, हुँ, वो किसी और के यहाँ इस तरह नहीं मिलते। फिर उसके बाद अगर आप क्राफ़्ट की बात करें, तो शायरी का जो क्राफ़्ट इकबाल को मिला है, वो किसी और को इस तरह से उस अंदाज़ से दस्तयाब नहीं हुआ है। उसी तरह आप दीग ऐसा में इसका इसका ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं शेफ़ता की बात नहीं कर रहा या मुसहफ़ी की बात नहीं कर रहा।
या मैं मीर दर्द की बात नहीं कर रहा, हाँ। या मैं जोश की बात नहीं कर रहा, या मैं जिगर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। गैर मामूली लोग हैं। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि जिनका काम दबिस्तान की सूरत है, या जिन्होंने अपने आने वाले शायरों को या शेर को और खुद ज़ुबान को बेहद मुतासिर किया। उसी तरह फैज़ साहब हैं। फैज़ ने जिस अंदाज़ से गमे दौरान और गमे जाना को जो फ्यूज़ किया है, इतलाफ़ जो है इसका, वो किसी और के यहाँ नहीं मिलता। और इसी तरह जदीद शायरी में जिस अंदाज़ से जॉन एलिया ने ले लिया। नए मज़ामीन पैदा किए हैं, वो गैर मामूली काम है। तो ये मुझे लगता है 5 बड़े दबिस्तान हैं हमारे, और इसके बाद दीगर तो ख़ैर बड़े शायर हमारे पास मौजूद हैं ही। मैं नहीं चाहती कि आपको जाते-जाते जो है वो कोई और कलाम सुनाने को ना कहूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो कहते हैं ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत। तो आप की भी एक, मैंने देखा कि एक मोहब्बत के हवाले से कोई लिखी हुई तहरीर और कलाम है, तो मैं चाहूँगी जल्दी-जल्दी सुना दीजिए। कौन-सा वाला? मोहब्बत। मोहब्बत पर? अच्छा हाँ, तुम्हें जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर अब याद कब होगी? क्या बात है! कि जिसकी हिद्दतें कितने महीनों बाद तक हमने बदन के हर दरीचे पर लिखी महसूस की थीं और उन्हें नज़्में समझकर गुनगुनाया था। तुम्हारे जिस्म की पगडंडियों पे चलते-चलते एक ऐसा मोड़ आया था, जहाँ ओहाम इल्हामी नज़र आते हैं और इनकार, नाकामी, मोहब्बत, ज़ब्त, आवाज़ें समुंदर दर्द बन जाते हैं। क्या बात सिमट आते हैं सारे हिज्र आँखों में। वहीं उस मोड़ पर पहली दफ़ा मैंने ये समझा, रूह मादा है कि उसकी एक कमियत है, हजम है, बोझ रखती है, और उसका भी बदन होता है जिसमें नन्हे-नन्हे आईने याकूत के मानंद बनते और बिगड़ते हैं। तुम्हें कब याद होगा, टूटते कमज़ोर लम्हों के ये बंधन किस कदर मज़बूत होते हैं कि अब मैं हर बरस जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर में ख्वाब, जुगनू और सितारे अपनी आँखों पर रखे महसूस करता हूँ। तुम्हें छूता हूँ पलकों से, हवा में उँगलियाँ भरकर तुम्हारे कान में सरगोशियाँ करते हुए बालों को एक तमहीद देता हूँ। निगाहे ख्वाब आलूदा के बोसों से तुम्हारे जिस्म की सारी सफ़ों पर लफ्ज़ रखता हूँ। तुम्हें भरता हूँ बाहों में, तुम्हारी याद रफ्ता से वही लम्हा उठाकर वक़्त को साकित बनाता हूँ। तो फिर वो मोड़ आता है, जहाँ ओहाम इल्हामी नज़र आते हैं और एक नज़्म की तख़लीक़ होती है। वाह जी वाह! वाह! क्या बात है! बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया आतिफ़ तौक़ीर जर्मनी बहुत से। शुक्रिया। आप हमारे साथ, हमने कोशिश की कि आपकी शख्सियत के तमाम ही पहलुओं को अहाता कर सकें और किसी न किसी तरह हर मौज़ू को कवर किया हमने वैसे। बहुत-बहुत लेकिन शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे शोराए कराम हैं, लेकिन आप का अपना ही एक अंदाज़ है, आपका अपना ही एक नाम है। और आज बात से बात राहिला के साथ में, राहिला फ़िरदौस के साथ न्यू जर्सी से, और आप जर्मनी में, क्या बात है! और पाकिस्तान वाले हमारे दुनिया भर में जहाँ-जहाँ हमें देखा जा रहा है, तमाम ही लोगों को आज के इस प्रोग्राम में यकीनन आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत-बहुत मुझे शुक्रिया खुद आपका। राहिला मुझे खुद आपका बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। इंतज़ार था आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ज़ाहिर है आपसे जो मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में, वो जी। भी गैर मामूली है। बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया जी। और क्या बात है, माशाल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रात का कुछ पहर ऐसा यकीनन हो चुका होगा पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कि रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जैसे-जैसे रात बढ़ रही है, यहाँ जो है वो दिन का वक़्त है, और वक़्त जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया भी है कि हमें अपने वक़्त को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आतिफ़ ने भी हमें बताया कि एक-एक सेकंड की अहमियत है, और हमें उन तमाम ही लम्हात को अपने अच्छे कामों के लिए यकीनन कैद करके रखना चाहिए। बात से बात राहिला के साथ में मैं हूँ आपकी मेज़बान राहिला फ़िरदौस, न्यू जर्सी से। आपसे वादा था, आज आपकी मुलाकात हमने कराई आतिफ़ तौक़ीर से, और इंशाल्लाह एक बार फिर मिलेंगे नए किसी प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।